हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल एंड एनोरेक्टल रीजन। डियर फ्रेंड्स, किसी भी सर्जन्स के लिए जो एनाटॉमी ऑफ होती है किसी भी बॉडी पार्ट के, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम पाइल्स, फिशर, फिशुला का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बॉडी के पार्ट्स के बारे में पूर्ण रूप से उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इंटरनल पाइल्स जो होता है वो डेंटेट लाइन के ऊपर होता है, और जो एक्सटर्नल पाइल मास होता है वो डेंटेट लाइन के नीचे होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो इंटरनल पाइल मास है वो डेंटेट लाइन के ऊपर है, एक्सटर्नल पाइल मास है वो डेंटेट लाइन के नीचे है। व्हाट इज द मीन ऑफ डेंटेट लाइन? क्योंकि डेंटेट लाइन एक ऐसा लैंडमार्क होता है एनल कैनाल में जिसके ऊपर की ब्लड सप्लाई, जैसे अगर हम पाइल्स की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से इंटरनल पाइल मास बनता है और इंफीरियर रेक्टल वेन की वजह से एक्सटर्नल पाइल मास बनता है। यानी जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें इसके जो वेनस जो ब्लड फ्लो है हमें उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे, इंटरनल हिमोरॉइड कई बार पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बनते हैं, क्योंकि जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये अपना जो ब्लड ड्रेन करती है वो पोर्टल सिस्टम से होते हुए आगे ब्लड जाता है जब ब्लड हृदय तक पहुंचता है। इसी तरह अगर हम फिशर की बात करें, फिशर में पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो क्यों पेन होता है? क्योंकि डेंटेट लाइन के नीचे जो नर्व होती है वो सोमैटिक नर्व होती है, यानी जो पुडेंडल नर्व होती है वो बहुत ज़्यादा पेन टेम्परेचर को सेंस करती है, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए पेशेंट को जब डेंटेट लाइन के नीचे कट लगता है तो बहुत पेन होता है। यही कट अगर डेंटेट लाइन के ऊपर लग जाए तो पेन नहीं होता है, क्योंकि डेंटेट लाइन के ऊपर यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व होता है जो कि पेन और टेम्परेचर को सेंस नहीं करता है, केवल प्रेशर को सेंस करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये नर्व सप्लाई है, तो जो सोमैटिक नर्व होती है वो डेंटेट लाइन के नीचे सप्लाई करती है, जो ऑटोनॉमिक नर्व होता है वो डेंटेट लाइन के ऊपर सप्लाई करता है। इसी तरह जब हम फिशुला का ट्रीटमेंट करते हैं तो फिशुला के ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग जो फिशुलोग्राम एमआरआई कराते हैं तो उसमें ये लिख के आता है कि आपका जो फिशुला है वो इंटर इंस्फिंट्रिक है, सुप्रा इंस्फिंट्रिक है, ट्रांस इंस्फिंट्रिक है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ सुप्रा इंस्फिंट्रिक या एक्स्ट्रा इंस्फिंट्रिक? जो एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल के बाहर दो रिंग होते हैं, आपने सुना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर का अगर केवल इन्वॉल्वमेंट है फिशुला ट्रैक, यानी अगर पियर्स कर रहा है तो वो इंटर स्फिंक्ट्रिक होगा। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को पियर्स कर रहा है ट्रैक तो वो होगा ट्रांस स्फिंक्ट्रिक। अगर आपका ट्रैक लिवेटर यानी मसल को पियर्स कर रहा है तो इसका मतलब है सुप्रा स्फिंक्ट्रिक। तो यानी अगर हमें एनाटॉमी मलद्वार के आसपास के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसकी क्लियर है तो हम इसका इलाज भी बहुत ही अच्छे से करेंगे। अगर हमें एनाटॉमी ही नहीं क्लियर है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? तो आज हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनल कैनाल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी के पार्ट होते हैं, डेंटेट लाइन क्या होता है, डेंटेट लाइन के नीचे कौन सी स्किन होती है, कौन सी ब्लड वेसल होती है, डेंटेट लाइन के ऊपर कौन सा ब्लड वेसल होता है और कौन सी नर्व सप्लाई होती है। अगर हम इसको पूर्ण रूप से समझ लिए तो मेरा विश्वास है आप पाइल्स हो, फिशर हो, फिशुला के इलाज में बहुत ही एक निपुण अच्छे चिकित्सक हो जाएंगे। तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टम की। व्हाट इज द रेक्टम एंड व्हाट आर द एनल कैनाल? एनल कैनाल जो होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके सबसे डिस्टल पार्ट यानी अंतिम पार्ट को हम लोग एनल कैनाल कहते हैं। द डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज एनल कैनाल, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। ये जो एनल कैनाल है इसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड है। यानी अगर हम खड़े हैं तो हमारा जो एनल कैनाल होती है वो नीचे की तरफ जा रही है और पीछे की तरफ जा रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ आवर सैक्रम एंड जो प्यूबोरेटलिस मसल की वजह से जो वहाँ पे एनल जो एंगल बनता है उसकी वजह से होता है।
तो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो हमारा जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल के जो पोजीशन है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है एंड बैकवर्ड है। यानी जो एनल कैनाल है वो ऐसे है कुछ, यानी नीचे की तरफ आ रही है और थोड़ा सा पीछे की तरफ है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, हमारा जो कॉक्सिक्स बोन है और यहाँ पे सैक्रम है। एनल कैनाल ये क्या है, ये है रेक्टम और ये है आपका एनल कैनाल। एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। इसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग का मतलब क्या हो गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसने एनस और रेक्टल के बीच में अपनी पोजीशन बना रखी है, तो इसके हम क्या बोलेंगे, एनोरेक्टल रिंग। इसकी लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। जैसे ही हम एनोरेक्टल रिंग से लगभग 1.5 सेंटीमीटर हम नीचे आते हैं, कितना आते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, हमें कुछ म्यूकोजल फोल्ड्स दिखाई देते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। इसे हम एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी। और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 6 से 10 होती है। ये क्या हो गया, एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी। और इसके नीचे एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एनल वॉल्व कहते हैं। और इसके पास में एक साइनसेस होते हैं जिसे हम एनल साइनस कहते हैं, एनल साइनस कहते हैं। और एनल साइनसेस में ही जो एनल ग्लैंड होती है, जैसे मान लेते हैं ये एनल साइनस है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं हम, एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड एनल क्रिप्ट्स के थ्रू, ये क्या है, एनल क्रिप्ट, एनल क्रिप्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन यहाँ पे ड्रेन करती है। जैसे हमारे माउथ में, जैसे यहाँ पे क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबमेंडुलर, सबलिंगुअल। तो जो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है, जो कि हमें हेल्प करती है मैस्टिकेशन में। यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसको लिब्रिकेट करती है। उसके सिक्रीशन में लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि इन्वेडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे जब हम खाने में अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको वहाँ पे डाइजेस्ट कर देंगी। उसमें अल्फा एमाइलेज होता है जो कि हमारा जो है जो ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह एनल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, जो एनल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो एनल क्रिप्स के थ्रू होते हुए यहाँ एनल कैनाल में यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा मल आसानी से पास हो जाता है। और जो ये डेंटेट दांत लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस लाइन को हम बोलते हैं डेंटेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, डेंटेट लाइन। और इसी डेंटेट लाइन को हम पेक्टिनेट लाइन भी कहते हैं। ठीक है। अब जब हम डेंटेट लाइन से लगभग 1.5 सेंटीमीटर और नीचे आते हैं तो हमें एक लाइन और मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट लाइन, या इसी को हम बोलते हैं हिल्टन लाइन। ठीक है। हिल्टन लाइन से लगभग हम अगर 0.8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएंगे नीचे, 0.8 सेंटीमीटर और आ जाएंगे तो यहाँ हमें मिलता है एनल वर्स। एनल वर्स। तो आपने देख लिया, अगर हम एनल कैनाल की बात कर रहे हैं, दिस इज द एनल कैनाल। ये पूरी एनल कैनाल है जिसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एनोरेक्टल रिंग से 1.5 सेंटीमीटर तक का एक एरिया है। जब हम 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एनल डेंटेट लाइन बन रही है। डेंटेट लाइन किसकी वजह से बन रही है, एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 से 10। एनल वॉल्व
ये जो कॉलम्स होते हैं उसके नीचे होते हैं। एनल वॉल्व के बगल में या उसके पीछे देखिए एनल साइनसेस है। इसी एनल साइनसेस में जो एनल ग्लैंड होती है एनल क्रिप्स के थ्रू अपना सिक्रीशन यहाँ पे ड्रेन करता है। ओके, तो डेंटेड लाइन के नीचे जब हम आते हैं लगभग 1.5 सेंटीमीटर, तो हमें एक लाइन और मिलता है जिसे हम वाइट लाइन या हिल्टल लाइन कहते हैं। और अगर इससे हम और 0.8 सेंटीमीटर नीचे चलते हैं तो ये हमें एनल वर्स मिलता है। और उसके बाद ये जो है वो है पेरिएनल स्किन। ये क्या है? पेरी एनल स्किन। ओके, तो ये पूरा है एनल कैनाल के बारे में। पॉज करो। तो आपने देखा कि पूरी एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर की थी। पूरा इसके अंदर का हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया। और आप विश्वास करिए एनल कैनाल इतना जो हमारी एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल होती है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो मेरा विश्वास है आप पाइल्स का ट्रीटमेंट, आप फिशर का ट्रीटमेंट, आप पैथोलॉजी ऑफ जो इटियोलॉजी ऑफ जो हमारी बॉडी में फिशला बनता है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब जब 4 सेंटीमीटर के आसपास हम ऊपर एक स्ट्रक्चर और देखते हैं तो ये एक लाइन स्ट्रक्चर दिखता है। इसे हम पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। इसके ऊपर क्या है? आपका पेल्विस है और नीचे पेरिनियम है। ये क्या है? पेरिनियम। और ये क्या है? पेल्विक रीजन। ये आपका पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन और पेरिनियम को जो डिवाइड करता है इसे हम बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम। ये क्या है? पेल्विक डायाफ्रैगम। तो पेल्विक डायफ्राम एक बाउंड्री हो गई जिसके नीचे एनल कैनाल है और जिसके ऊपर रेक्टम है। पेल्विक डायफ्राम के नीचे वाले बॉडी के पार्ट को हम पेरिनियम कहते हैं और इसके बॉडी को पेल्विक रीजन कहते हैं। चूँकि पाइल्स, फिशर और फिशुला वो पेरिनियल जो ये पेल्विक डायफ्राम है उसके नीचे होता है, तो हमारे लिए ये एनल कैनाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट हुआ। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि एनल कैनाल क्या होती है। अब एनल कैनाल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या था? एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग से डेंटेट लाइन के इस एरिया को और इस पूरे एरिया को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेंटेट लाइन, ये जो डेंटेट लाइन है ये ऐसी लाइन है जिसके ऊपर की ब्लड सप्लाई, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डेंटेट लाइन के ऊपर, इसके ऊपर की जो ब्लड सप्लाई है, यानी जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो अलग होती हैं और डेंटेट लाइन के नीचे ब्लड सप्लाई अलग होती है। जो इसकी नर्व सप्लाई है वो ऊपर अलग है डेंटेट लाइन के और डेंटेट लाइन के नीचे अलग है। इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है डेंटेट लाइन के ऊपर अलग है और डेंटेट लाइन के नीचे अलग है। और जिसकी ओरिजिन है वो भी डेंटेट लाइन के ऊपर अलग है, डेंटेट लाइन के नीचे अलग है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो डेंटेट लाइन और जो एनोरेक्टल रिंग है इसके बीच में जो इसकी म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर एपिथेलियम होता है। 3 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एक होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, एक होता है कॉलमनर एपिथेलियम, एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे 2 एपिथेलियम हम देखेंगे। जो डेंटेट लाइन और एनोरेक्टल रिंग के बीच में जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम यानी जो कवरिंग है, थोड़ा सा एक मॉडल और आप समझ लीजिए, इससे मैं आपको दिखाऊं, पास में दिखाइए जरा। ये तो हमने फिशुला लाइगेट कर रखा है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है आप थोड़ा सा इसमें समझिए। ये रेक्टम है, ये एनोरेक्टल रिंग है। ये एनोरेक्टल रिंग से यहाँ लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे तक का जो एरिया है, ये जो एपिथेलियम है, जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, वो जो होता है, जो एपिथेलियम है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम। और जो डेंटेट लाइन के नीचे एपिथेलियम होती है वो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम।
लेकिन जब हम डेंटेड लाइन के नीचे और हिल्टन लाइन के बीच की बात करेंगे, इस एरिया की, और हिल्टन लाइन से एनल वर्स की बात करेंगे, तो स्क्वेमस इपिथेलियम को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हिल्टन लाइन और डेंटेड लाइन के बीच में स्क्वेमस इपिथेलियम है वो होती है नॉन केराटिनाइज्ड। वो क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड। और हिल्टन लाइन से एनल वर्स के बीच की जो स्किन है, जो यहाँ पे म्यूकोजा में मेन है, वो क्या होती है? वो केराटिनाइज्ड होती है। अब नॉन केराटिनाइज ईश्वर ने क्यों बनाया? और डेंटेड लाइन के नीचे इपिथीलिया जो थी वो स्क्वेमस है, और डेंटेड लाइन के ऊपर जो इपिथीलियम है वो क्या है? वो कॉलमनर है। जब हम फिशर की बात करेंगे, अभी फिशर के ट्रीटमेंट में, तो आप देखेंगे ये जो केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके ट्रीटमेंट के दौरान। और हम ये दिखाएंगे जो फिशर हमें होता है और पेनफुल क्यों इतना होता है। डेंटेड लाइन के नीचे अगर कट लग जाए तो कितना पेन होता है, जबकि डेंटेड लाइन के ऊपर पेन हमें नहीं होता है। तो इस केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज के बारे में आपने देख लिया, इसकी इपिथेलियल देख लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, जो पूरी एनल कैनाल है इसके दो भाग हम डिवाइड करेंगे। नीचे एनल वर्स से, ये मान लेते हैं एनल वर्स है, एनल वर्स से डेंटेड लाइन तक, यानी एनल वर्स से डेंटेड लाइन तक को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल एनल कैनाल। एनाटॉमिकल एनल कैनाल। और एनल वर्स से एनोरेक्टल रिंग तक को, पूरी एनल कैनाल को हम बोलते हैं सर्जिकल एनल कैनाल। सर्जिकल एनल कैनाल। तो मुझे लगता है कि पूरा आपने एनल कैनाल के बारे में समझ लिया। और जो भी यहाँ पे हमने बॉडी के पार्ट डिस्कस किए हैं, ये जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जब इसके किसी भी बीमारी की पैथोलॉजी की बात करेंगे, तो आप देखेगा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एनल ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन की वजह से लगभग 90% फिशुला हमारे शरीर में होता है। और जो फिशर होता है वो डेंटेड लाइन के नीचे होता है। जो पाइल्स होता है वो डेंटेड लाइन के ऊपर बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से होता है। और नीचे जो पाइल्स बनता है जिसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं, बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ द इंफीरियर रेक्टल वेन। लेकिन ये वेन्स कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी, कहाँ सप्लाई करेंगी, हम इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रुको, अभी ये दूसरा डायग्राम है, इसको हमने जो अभी पूरा डिस्कस किया है फिर से हम समझते हैं। ये पूरी एनल कैनाल है। एनल कैनाल में, एनल कैनाल जो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, ये हमने देखा। इसकी जो पोजीशन होती है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है बिकॉज ऑफ प्यूबरेटलिस मसल। जो प्यूबरेटलिस मसल होती है उसकी वजह से, क्योंकि रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में वो एक नॉच बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनल कैनाल और रेक्टम होता है उसके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, जो कि हमें मल को रोकने में सहायता करता है। ठीक है, एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर है। जब हम एनोरेक्टल रिंग से नीचे आते हैं तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो हमें फोल्ड मिल रहे थे उसके हम एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डिस्क्राइब किया एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी, जिसकी संख्या लगभग 6 से 10 होती है। एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी के नीचे जो होता है एनल वॉल्व्स होते हैं, इसके बगल में एनल साइनसेस होते हैं। एनल साइनसेस में एनल ग्लैंड एनल क्रिप्स के थ्रू अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। जब यही एनल ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हमारे शरीर में फिशुला बनता है, जिसका 70 से लगभग 80 से 90% कारण, जो फिशुला हमारे शरीर में बनने का कारण है, वो एनल ग्लैंड है। ठीक है, और आप देखते होंगे जब भी फिशुला का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में हमने देखा है कि जो फिशुला की इंटरनल ओपनिंग हमें मिलती है वो 6 o'clock की तरफ मिलती है और डेंटेड लाइन पे ही मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ द फिशुला इज अ इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। तो एनल ग्लैंड का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि एनल ग्लैंड अपना सिक्रीशन एनल कैनाल में सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमें मल को पास आउट करने में, यानी हमारा जो स्टूल है जब मलद्वार से निकलता है तो वहाँ पे एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मल आसानी से फिसल कर बाहर आ जाता है। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें
हिल्टन लाइन मिलती है। हिल्टन लाइन के नीचे जब चलते हैं तो एनल वर्स मिलता है। आप देख रहे हैं कि जो एनल कैनाल है इसके जस्ट बगल में एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसे हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और इसके बगल में एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में आप देख रहे हैं एनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। एनल ग्लैंड जब इन्फेक्ट होती है तो फिशला बनता है, और देखा गया है कि 70 से 80% एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से फिशला बन रहा है, और ज़्यादातर जो फिशला होते हैं वो इंटर स्फिंक्ट्रिक होते हैं, यानी दोनों स्फिंक्टर के बीच से जो फिशला टक जा रहा है। तो एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिशला पाइल्स फिशर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बारे में। इसके ऊपर जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिवेटर नई मसल है। लिवेटर नई मसल जो होता है पेल्विक जो डायफ्राम होता है, यानी पेल्विक जो फ्लोर होता है, ये उसका एक कंपोनेंट है। इसमें दो मसल्स होती हैं, एक होता है प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस। तो ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बगल में इंटरनल स्फिंक्टर, इसके बगल में एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसके बगल में जो स्पेस होता है उसे हम एनल इश्योरेक्टल फोसा कहते हैं। इसके बगल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस मिलेगा, यहाँ पे जो होता है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल मिलेगी। ठीक है, अब एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल से जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक एक्सरे आता है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आ गया एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। तो जब हम एक्सरे आता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फिशुला का ट्रैक है वो हमारी एनल कैनाल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी वो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, डेंटेट लाइन पे कर रहा है कि डेंटेट लाइन के ऊपर कर रहा है। पूरी एनल कैनाल को हम सर्जिकल एनल कैनाल कहते हैं। सर्जिकल एनल कैनाल करते हैं, और एनल वर्स से डेंटेट लाइन तक का, ये जो डेंटेट लाइन तक के एनल कैनाल है उससे हम एनाटॉमिकल एनल कैनाल कहते हैं। इसके बीच यानी जो डेंटेट लाइन के ऊपर जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। डेंटेट लाइन से नीचे एनल वर्स तक हम इसको डेंटेट लाइन से एनोरेक्टल रिंग तक को हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, और इसके नीचे जो एपिथेलिया होती है उसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। हिल्टन लाइन और डेंटेट लाइन के बीच में ये नॉन केराटिनाइज्ड होती है, और हिल्टन लाइन से एनल वर्स तक ये केराटिनाइज्ड होती है। अभी हम आपको लाइव भी दिखाएंगे केराटिनाइज्ड म्यूकोजा मेम्ब्रेन कैसे दिखती है और नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा मेम्ब्रेन दिखती है। यहाँ पे जो हिल्टन लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर आप देख रहे हैं ये जो आ रहा है वो हिल्टन लाइन पे आगे ख़त्म हो जा रहा है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो पूरा एनल वर्स तक आके ख़त्म हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है हम इसको इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव। जब किसी पेशेंट को फिशर का ट्रीटमेंट किया जाता है, आपने देखा होगा LIS लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी किया जाता है ना, तो क्या करते हैं इसी इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव से जाते हैं और इंटरनल स्फिंक्टर का लेस देन 30% जो फाइबर होता है उसको कट डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एनल कैनाल होती है वो रिलैक्स हो जाती है और पेशेंट को आराम मिल जाता है, यानी फिशर उसका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एनल कैनाल कि हमने देखा कि इसकी म्यूकोजा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, अब इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल पे जो डेंटेट लाइन है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी डेंटेट लाइन है। ये क्या है? ये आपकी डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन के ऊपर जो वेन होती है, जो वेन है, ये जो है वो है सुपीरियर रेक्टल वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन अपना जो ब्लड ड्रेन करता है, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है जो अपना ब्लड ड्रेन करता है वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाके ड्रेन करता है, और इसका ब्लड जो सुपीरियर रेक्टल वेन है इसका इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाता है। फिर स्प्लीनिक वेन से ये यहाँ पे क्या है? स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन आगे जुड़कर
ये पोर्टल वेन से जाके जुड़ जाता है, यानी जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है उसका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से कनेक्शन है। और जो इंटरनल पाइल्स हमें बनता है, जब हम पाइल्स पढ़ेंगे भी, इंटरनल पाइल्स जो हमें बनता है वो बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से होता है। जब सुपीरियर रेक्टल वेन डायलेट हो जाती है तो हमें पाइल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इंटरनल पाइल मास कहते हैं। सुपीरियर रेक्टल वेन और यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, ये डेंटेट लाइन के ऊपर और एनोरेक्टल रिंग के बीच में जो ये एरिया होता है, ये अबव द डेंटेट लाइन कहलाता है। और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, वेन है, वो बिकॉज ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से है। सुपीरियर रेक्टल वेन जब डायलेट हो जाता है तो हमें इंटरनल हेमोराइड बनता है, और इंटरनल हेमोराइड बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन है। तो और इसकी अगर हम ऊपर जाके ब्लड सप्लाई, तो पोर्टल सिस्टम, यानी अगर किसी को हिपैटिक पोर्टल वेन में अगर हाइपरटेंशन होगा, तो यहाँ पे अगर कंजेशन है तो हमारा रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी और हमें इंटरनल हेमोराइड बनेगा। तो इंटरनल हेमोराइड अगर किसी पेशेंट को आपको दिखाई देता है तो एक बार हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में भी हमें देख लेना आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं जो इंटरनल हेमोराइड बन रहा है उसको सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से बन रहा है। इसी तरह अगर हम डेंटेट लाइन के नीचे वेनस सिस्टम को देखें, जो वेन है, तो यहाँ पे जो है वो इन्फीरियर रेक्टल वेन है। यहाँ पे कौन सी वेन है, इन्फीरियर रेक्टल वेन। और इन्फीरियर रेक्टल वेन अपना जो ब्लड ड्रेन करती है वो पुडेंडल वेन में जाके ड्रेन करती है, पुडेंडल वेन। अब पुडेंडल वेन सीधे इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेंटेट लाइन के नीचे जो वेन है वो इन्फीरियर रेक्टल वेन है और डेंटेट लाइन के ऊपर सुपीरियर रेक्टल वेन है। इन्फीरियर रेक्टल वेन इंटरनल पुडेंडल जो वेन होती है उसकी सप्लाई उसमें जाके अपना ब्लड ड्रेन कर रही है, और यहाँ पे ये जो पुडेंडल वेन है वो इन्फीरियर वेना कावा से जुड़कर अपना ब्लड ड्रेन कर रहा है हृदय में। और इंटरनल पाइल्स सुपीरियर रेक्टल वेन की वजह से बनता है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वो इन्फीरियर रेक्टल वेन की वजह से बनता है। तो हम लोग यहाँ फिर से देख लेते हैं, ये वेन है, ये वेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो आगे जाकर इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन से जाके जुड़ रही है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन स्प्लीनिक वेन से जुड़ते हुए ये पोर्टल वेन बन रही है। अब पोर्टल आप जानते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जबकि इन्फीरियर रेक्टल वेन यहाँ पे देख रहे हैं रेक्टल जो वेनस प्लक्सस है, यानी इन्फीरियर रेक्टल वेन जो होता है इंटरनल पुडेंडल वेन से जुड़ रही है, इंटरनल पुडेंडल वेन सीधे इन्फीरियर वेना कावा से जुड़ जाती है। तो ये इसका जो वेनस सिस्टम है। तो एक बार हम लोग फिर देखते हैं इंटरनल पाइल्स आप देख रहे हैं कि डेंटेट लाइन के ऊपर इंटरनल पाइल्स है बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन, और एक्सटर्नल पाइल्स जो है वो डेंटेट लाइन के नीचे है बिकॉज ऑफ डायलेटेशन ऑफ इन्फीरियर रेक्टल वेन। इंटरनल पाइल्स 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में जो इंटरनल हेमोराइड होता है वो शरीर से बाहर कभी नहीं आता, यानी रेक्टम से जो एनल कैनाल है उससे कभी बाहर नहीं आता, केवल ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। ग्रेड 2 है जो मलद्वार से कुछ फील होता है कि उसको पेशेंट को कुछ आ रहा है, फिर अपने आप अंदर चला जाता है, स्पॉन्टेनियस अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 में हमें जब मलद्वार से बाहर कुछ फूला हुआ सा महसूस होता है उसे हम ग्रेड 3 का इंटरनल हेमोराइड कहते हैं, लेकिन इसको मैनुअली हमें फिंगर से अंदर करना पड़ता है। ग्रेड 4 का परमानेंट एनल कैनाल से बाहर रहता है। शुरू करें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डेंटेट लाइन के ऊपर जो वेनस फ्लो था वो अलग था, यानी सुपीरियर रेक्टल वेन ऊपर था और इन्फीरियर रेक्टल वेन नीचे था। इसी तरह नर्व सप्लाई, जो हमारे शरीर में नर्व की सप्लाई है, नर्व की सप्लाई जो है वो डेंटेट लाइन के ऊपर कुछ और है, डेंटेट लाइन के नीचे कुछ और है। जैसे जो डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम जानते हैं 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है
पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो हमें सप्लाई मिलती है यहाँ पे डेंटेल लाइन के ऊपर वो L1 और L2 की है। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की है वो सैक्रम की S2, S3 और S4 की है। जो ऑटोनॉमिक नर्व होता है वो केवल प्रेशर को सेंस करता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नर्व सप्लाई के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे हमें नर्व जो देखना है हमें केवल प्रेशर फील कराता है। अगर डेंटेट लाइन के ऊपर कोई भी कट लग जाए आपको पेन टेम्परेचर वहाँ फील नहीं होगा। जो डेंटेट लाइन के ऊपर अगर कोई हमें जैसे एब्सेस बन जाए, फोड़ा बन जाए या कोई बहुत हैवी चीज़ यहाँ पे है तो हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ ऊपर कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है, कुछ प्रेशर सा फील हो रहा है, बट आपको पेन और टेम्परेचर फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम डेंटेट लाइन के नीचे जाएं तो यहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं है, वो सोमैटिक नर्व की सप्लाई है। सोमैटिक नर्व जो होती है इसे हम इंफीरियर रेक्टल नर्व भी कहते हैं। और ये जो पुडेंडल नर्व होती है, पुडेंडल उसकी ब्रांच है, पुडेंडल नर्व। अभी हम लोग पढ़ेंगे पुडेंडल कैनाल क्या होता है, पुडेंडल आर्टरी क्या होती है, पुडेंडल वेन क्या होती है। तो जो पुडेंडल नर्व होती है वो सोमैटिक नर्व होती है। सोमैटिक नर्व जो होती है पेन और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंस करती है। इसीलिए जब डेंटेट लाइन के नीचे कट लगता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे परिकर्तिका यानी फिशर का जो पेशेंट आता है वो हमें क्या बताता है, डॉक्टर साहब हमें मलद्वार में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत चुभन हो रही है। तो इसका मतलब है जो पेशेंट को बीमारी है वो डेंटेट लाइन के नीचे है। लेकिन अगर पेशेंट आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमें मलद्वार में कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि जो बीमारी है वो डेंटेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, जैसे इश्यूएनल फोसा में जब किसी को एब्सेस बनता है तो उसको उतना पेन नहीं होता है जितना पेरियनल स्पेस में फोड़ा बनता है उसको उतना दर्द होता है, क्योंकि पेरियनल स्पेस में जो नर्व सप्लाई है वो किसकी नर्व है, वो पुडेंडल नर्व की सप्लाई है, विच इज़ सोमैटिक नर्व। पेन और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा फील करता है और चूँकि ये नर्व इधर ऊपर की तरफ नहीं है इसलिए उसको दर्द बहुत कम फील होता है। इसीलिए जो इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा में यानी डीप टिश्यू में जब एब्सेस होता है पेशेंट को तो वो जल्दी दिखाई नहीं आता जब तक इतना ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा स्वेलिंग ना आ जाए, बहुत ज़्यादा एडिमा ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको प्रेशर फील होता है, वो इतना उसको जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता। लेकिन अगर यही फोड़ा पेरियनल स्पेस में जब बन जाता है तो बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व सप्लाई उसको इतना पेन होता है कि पेशेंट दौड़ता हुआ आता है, डॉक्टर साहब मलद्वार पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत टपकन जैसी दर्द हो रही है, थ्रॉबिंग जैसा पेन हो रहा है। तो इतना हमने सीखा कि एनल कैनाल क्या होती है, एनल कैनाल के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मलद्वार के आसपास जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है, स्पेसेस क्या होते हैं, जैसे हमारा लिवेटर मसल क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, और भी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इश्यूएनल फोसा क्या होता है, एनल कैनाल जो ये एनल कैनाल को एक सीधी रेखा में जो हमें जो लिगामेंट्स स्टेबल करके रखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।